हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक में हमने जो फिक्सिंग के न्यूमेरिकल कवर किए थे, उसके बाद जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं आज, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए वो है सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्या कंसेप्ट है इसका, क्या होता है इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास का, उसको आज हम लोग समझेंगे। ओके, चलिए। तो फर्स्टली आई विल डिस्कस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का और क्या मतलब होता है सेंटर ऑफ मास का। तो पहले तो हम लोग मास और वेट में डिफरेंस समझ लेते हैं। मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। मास इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअली में डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब समझते हैं आप, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम मतलब इसे मान लीजिए अगर कोई वैल्यू दे रखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना हो गया 1 मीटर क्यूब, अपॉन में है ना, तो अपॉन 1 मीटर क्यूब, और मास कितना है 1000 किलोग्राम। दैट मीन्स 1 मीटर क्यूब इस वॉल्यूम में कितना किलोग्राम किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है, वाटर है, सॉलिड है या फिर लिक्विड फॉर्म में है, वो 1 मीटर क्यूब में कितना है। इट इज़ कॉल्ड डेंसिटी। मानी कितने स्पेस में कितना मास है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या किसी सॉलिड बॉडी का या लिक्विड का, तो उसको कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो मास पर मीटर क्यूब या पर मिलीमीटर क्यूब या पर सेंटीमीटर क्यूब। डैट मीन्स जो हम लोग यहाँ पर डेंसिटी को डिफाइन किया गया है, इट इज़ द रेशियो मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी 1 यूनिट वॉल्यूम में 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है, इट इज़ डेंसिटी। अगर मैं यहाँ से मास की बात करूँ तो मास को अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ठीक। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे मान लो मेरा एग्जाम्पल ये है कि डस्टर बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, उनका खुद का क्या होगा, स्पेस में मास होगा। तो जो छोटे पार्टिकल यहाँ पर जब जुड़कर एक क्या बना रहे हैं, पूरे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, पूरे बड़े से ऑब्जेक्ट का बना रहे हैं। मतलब कि छोटे छोटे मास जो इस डस्टर को बनाने में, एक जो डस्टर में क्या बोल पा रहे हैं, जब ये बड़ा जो जितने छोटे छोटे मास है वो जुड़ के जो बना हुआ है। तो यहाँ पर जब मैं मास की बात कर रहा हूँ तो डैट मीन्स यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल जो का खुद का एक वजूद है, खुद एक स्पेस में वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो जब ये बहुत सारे पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, मास को बनाते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, जब बहुत छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं बॉन्डिंग के थ्रू। अब यहाँ पर मास और वेट में डिफरेंस क्या है कि ग्रेविटी, जो छोटे छोटे पार्टिकल है, छोटे छोटे मास के पार्टिकल यहाँ पर इस डस्टर में हैं, इस पर क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कौन लगाता है, ये अर्थ लगाता है। किस पे लगाता है, हर एक ऑब्जेक्ट पे लगाता है जिसका मास है। इस अर्थ पर जो भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मेटल या फिर कोई भी चीज़ है जिसका मास है इस पर, तो उस पर अर्थ क्या करेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर जब लगता है तो वो दैट मीन्स उसके मास पे काम कर रहा होता है। यानी वो हर एक मास के पार्टिकल को वो ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच रहा होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, दैट मीन्स क्या कहते हैं कि ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी आपका जो अर्थ लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट मास ऑक्यूपाई करता है। अब यहाँ पर कोई बॉडी है, अभी मैं वेट की बात कर रहा था, तो वेट क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी, या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो m इंटू जी क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। तो जनरली मास और वेट में डिफरेंस क्या है कि मास में हम सिर्फ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स को देखते हैं, ठीक है। वेट में हम ये देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर जो भी ग्रेविटी एक्ट कर रहा है या अर्थ जिस फोर्स से उसको खींच रहा है,
जिस फोर्स से खींच रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, या बोलेंगे क्या उसको, जो जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ग्रेविटी हो जाएगी, और जब इसको हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे मास से तो उसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का वेट बन जाएगा। तो यानी कि वेट में जी से मल्टीप्लाई करना होता है मास में, और मास क्या है, पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स या उनका खुद का एक स्पेस में ऑक्यूपाई होना, यानी स्पेस में होना, वो मास कहलाता है। अब मास और डेंसिटी में डिफरेंस समझने के बाद, मास और डेंसिटी में डिफरेंस समझने के बाद हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड काफ़ी हद तक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कई हद तक सेम भी होते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर मैं डिफाइन करूं, इट इज़ द पॉइंट वेयर इंटायर वेट ऑफ द सिस्टम और बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। मीन्स क्या मतलब है इसका, इट इज़ द पॉइंट वेयर इंटायर वेट ऑफ द सिस्टम और बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब वो पॉइंट किसी भी बॉडी का या किसी भी सिस्टम का जहाँ पर टोटल वेट काम कर रहा होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो मेरे कहने का मतलब ये मान लो कोई मैंने एक बॉडी ले ली, अब हर जगह क्या है, इसका मास है, हर छोटे पार्टिकल क्या होंगे, मास होगा हर चीज़ छोटे पार्टिकल का। तो ये छोटे पार्टिकल का जो मास होगा, अर्थ क्या कर रहा होगा, इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, अर्थ क्या कर रहा होगा, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो यानी कि जो ग्रेविटी है वो हर एक पार्टिकल पर सेम लग रही है, ग्रेविटी जो है वो हर एक पार्टिकल पर सेम लग रही है, हर एक ऑब्जेक्ट पर। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि ये जो छोटे छोटे वेट हैं W1, W2, W3, W4, W5 एंड कहाँ तक जाएगा, WN तक। मतलब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के जो मास की वजह से इन पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, अर्थ जो लगा रहा है ग्रेविटी के कारण, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर। तो ये जो सारे वेट का अगर हम कैलकुलेशन करें, टोटल करें, तो यही क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो करते हुए WN क्या हो जाएगा, टोटल वेट बन जाएगा। यानी कि इस ऑब्जेक्ट को जो मैंने कंसिडर किया हुआ टोटल वेट कितना है, कैपिटल W। वो किसी और होगा, जो इनके छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनका जो वेट को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो वो टोटल वेट के इक्वल हो जाएगा। अब अगर छोटे छोटे पार्टिकल पर जो वेट का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, ठीक है, लेकिन अगर टोटल जो इस बॉडी का जो टोटल वेट है वो कितना है, कैपिटल W है, तो इस बॉडी पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ये टोटल वेट काम कर रहा होगा। इस बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पर, इस बॉडी पर वो पॉइंट जहाँ पर टोटल वेट काम कर रहा होगा। अब समझते हैं कैसे। अगर मैं इस डस्टर को बैलेंस करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इधर रखता हूँ बैलेंस, तो गिर गया, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर इस डस्टर को मैं इधर से होल्ड करता हूँ तो ये बैलेंस नहीं हो पाता है, अगर मैं इधर से होल्ड करता हूँ तो ये बैलेंस नहीं हो पाता है। अगर मैं इसको बीच में पकड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो क्या ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिली है इसका, नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक छोटा सा पॉइंट होता है उस बॉडी का जहाँ पर टोटल वेट काम कर रहा होगा, टोटल W काम कर रहा होगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पर होल्ड करूँ, छोटा सा पॉइंट है, देखिए ये बैलेंस हो गया। मतलब कि इस बॉडी का टोटल वेट होगा, वो टोटल वेट अगर मैं इसको बैलेंस करूं, वो पॉइंट मुझे मिल जाए जहां पर टोटल वेट काम कर रहा होगा, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। देखिए इसको जब मैं बैलेंस कर रहा हूं तो देखो मुझे इसको टोटल हर पूरे सरफेस पर या टोटल पूरी बॉडी पर मुझे होल्ड करने की जरूरत नहीं है, बस इसको मैं ऐसे होल्ड कर ले रहा हूँ। तो क्या होगा, ये तो पूरा हाथ मेरा इसके ऊपर आ गया ना, तो ये तो क्या है, बैलेंस तो है, लेकिन ये पूरा हाथ क्या मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो पॉइंट तो है नहीं है। तो क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट जहाँ पर टोटल वेट काम कर रहा होता है। तो यानी कि अगर मैं इसको फाइंड आउट करूँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है सवाल ना, आसान नहीं होता, गिर जा रहा है इस पर। चलिए मैं बुक में देखता हूँ, बुक में मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व बनाने की। अब इसी बुक का है कि मैं टोटल इसको होल्ड कर लिया, इसको मैं बैलेंस करना, तो बैलेंस करने के लिए मैंने वो पॉइंट ढूंढ लिया जहाँ पर
अब देखिए ये पॉइंट वो पॉइंट हो गया जहाँ पर ये बुक को मुझे पूरा होल्ड नहीं करना, मतलब हर एक मास को मुझे, हर एक वेट को मुझे होल्ड नहीं करना है। देखो अब ये बुक का ये पॉइंट हो गया जहाँ पर ये टोटल वेट काम कर रहा है, यानी देखो यहाँ का वेट अलग काम कर रहा होगा, यहाँ का वेट अलग काम कर रहा होगा, यहाँ पर वेट अलग होगा, यहाँ पर वेट अलग काम कर रहा होगा, लेकिन मैंने वो पॉइंट फाइंड आउट कर लिया जहाँ पर इसका टोटल वेट काम कर रहा है। अब मुझे हर एक वेट को बैलेंस की जरूरत नहीं, मुझे एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहाँ पर इसका टोटल वेट काम कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और अगर मैं फिर बात करूँ सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास भी इसे डिफाइन किया गया है कि वो पॉइंट जहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सिस्टम का या किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पर टोटल मास काम कर रहा हो, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी अगर तो सेंटर ऑफ मास के लिए भी यही बात हम कह पाएंगे, कहते हैं कि भाई देखिए यहाँ पर मास है बॉडी का, यहाँ मास है, हर जगह क्या है उसका मास है। मास है मतलब क्या कहते हैं कि बॉडी क्या होगी, स्पेस में होगी, मास होगा, वेट होगा, तो बॉडी अगर स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, बॉडी अगर स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, उसके पार्टिकल क्या, पार्टिकल के पास मास होगा, मास क्या होता है 3D फॉर्म में होता है, तो क्या हो जाएगा वो 3D फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसका जो है इसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी और क्या होगी, हाइट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब कभी हम बात कर रहे होंगे सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास को हम समझने के लिए ये कह सकते हैं कि बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पर टोटल मास काम कर रहा होगा। अब जैसे सिंपल यहाँ टोटल मास काम कर रहा है, यहाँ टोटल मास काम कर रहा है, यहाँ थोड़ा मास काम कर रहा है, यहाँ थोड़ा मास कर रहा हूँ, तो हर जगह थोड़ा मास काम कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं टोटल मास की बात करूँ वो कहाँ काम कर रहा होगा, तो वही वो पॉइंट ढूंढ लेंगे जहाँ पर टोटल मास इसका काम कर रहा होगा। तो इसको मैं क्या कर पाऊँगा, उसको बैलेंस कर पाऊँगा। अब देखो ये बैलेंस अगर करना है मुझे, तो इसका वो पॉइंट ढूंढ लूँ मैं जहाँ पर ये टोटल इसका मास काम कर रहा होगा। तो कहने मतलब ये जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस तब आएगा जब हम कभी बात कर रहे होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में डिफरेंस भी कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे समझेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में डिफरेंस ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास हर एक बॉडी का सेम होता है। अगर मैं छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बुक ले लिया, मैंने मार्कर ले लिया, टेस्टर ले लिया और बिल्डिंग को ले ली, तो यहाँ पर एक्चुअल में किसी भी बॉडी पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हर जगह बराबर काम कर रहा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बड़े से एरिया की, बड़े से यानी कि किसी भी माउंटेन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब माउंटेन की बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जब माउंटेन का एरिया क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी कि मैं किसी बड़े एरिया की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर जो इसका वेट होगा W1, ठीक है, मास मैंने सेम ले लिया M1, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी क्या हो जाएगी G1, कोई बड़ा एरिया है ना। और हो सकता है यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ वेट W2, तो यहाँ पर मास मैंने सेम लिया होगा लेकिन ग्रेविटी क्या है, डिफरेंट। तो जब बड़ा एरिया होता है तो बड़े एरिया में जब आपका ग्रेविटी जो काम कर रही होती है मास के ऊपर वो डिफरेंट हो जाती है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास डिफरेंट हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। डिपेंड करेगा सेंटर जो ग्रेविटी है वो कहाँ पर ज़्यादा काम कर रही है और ग्रेविटी कहाँ पर कम काम कर रही है, तो उस साइड वो पॉइंट अपने आप खिंच जाएगा। ठीक है, ये कह सकते हैं कि उस केस में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। वरना छोटे मोटे के लिए तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेम ही होता है, तो कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। ओके, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन किया गया, इट इज द पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द सिस्टम और बॉडी इट इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। रिमेन एज्यूम लिखा हुआ है, एज्यूम मतलब होता नहीं है, माना जाता है। एज्यूम मतलब माना जाता है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पर टोटल मास काम कर रहा होगा, क्योंकि मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरी लेंथ में या पूरी विड्थ में, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास को एज्यूम करते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पर टोटल मास काम कर रहा होता है, ताकि पूरी बॉडी को ना बना पाए हम लोग, जो भी हो उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लिया जाए, इसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करें। चलिए अब बात करते हैं सेंट्रॉइड की। इट इज डिफाइंड एज ए पॉइंट अबाउट विच द इंटायर लाइन एरिया और वॉल्यूम इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब एक ऐसा पॉइंट जो कि टोटल, अगर किसी लाइन की मैं बात करूं जहाँ पर टोटल इंटायर लेंथ काम कर रहा हो जिस पॉइंट पर, उसको हम बोलेंगे क्या, सेंट्रॉइड। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करूं तो जहाँ पर टोटल एरिया काम कर रहा होगा वो पॉइंट, उस पॉइंट को बोलेंगे सेंट्रॉइड, उस पर्टिकुलर शेप का। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में वो पॉइंट जहाँ पर टोटल वॉल्यूम काम कर रहा होगा, उस वॉल्यूम के लिए उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। देखो सिंपल बात में मैं कहूँ तो देखो, सेंट्रॉइड को अगर समझना है तो सेंट्रॉइड पहली बार 2D के लिए होता है, 3D के लिए नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास 1D के लिए भी है
2D के लिए भी है और 3D के लिए भी है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1D के लिए भी फाइंड किया जाता है, 2D के लिए भी फाइंड किया जाता है और 3D के लिए भी फाइंड किया जाता है। लेकिन सेंट्रॉयड सिर्फ फाइंड हम करेंगे 2 डायमेंशन के लिए। 1D के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग मैकेनिक्स में 2D के लिए सॉल्व करते हैं। यानी कि सेंट्रॉयड को अगर समझा जाए तो, सेंट्रॉयड को समझा जाए अगर, तो वो पॉइंट जहाँ पर टोटल एरिया काम कर रहा होता है उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉयड, क्योंकि ये सिर्फ वैलिड है 2D और 1D के लिए, ठीक है, 3D के लिए वैलिड नहीं होता है। तो मतलब कि अगर मैं बात करूँ सेंट्रॉयड की, तो यानी कि 2D की बात कर रहा हूँ, तो 2D के केस में क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। 2D केस में क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ आ जाएगा। तो एरिया आ जाएगा, तो उस एरिया में वो पॉइंट जहाँ पर टोटल एरिया काम कर रहा होगा उस पॉइंट को बोला जाएगा सेंट्रॉयड कहलाता है। ओके, अब ये पर्टिकुलर ज्योमेट्री कोई भी होगी, ट्रायंगुलर होगा, ट्रापेजोइडल होगा, रेक्टेंगुलर होगा, ट्रायंगल, कोई शेप होगा, उसका उस एरिया में, उस ज्योमेट्री में वो पॉइंट जहाँ पर टोटल एरिया काम कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉयड बोलेंगे। जैसे ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड का ये जो मतलब किसी भी प्लेन का हम सेंट्रॉयड फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी प्लेन का मतलब केवल उसका एरिया होना चाहिए। यानी कि जैसे मान लो ये आपका बोर्ड है, अब बोर्ड की लेंथ होगी, विड्थ होगी, बोर्ड का कोई डेप्थ तो नहीं होगा, तो सिर्फ इस प्लेन एरिया का वो पॉइंट फाइंड आउट कर लो जहाँ पर टोटल एरिया काम कर रहा होगा, उसको हम बोलेंगे सेंट्रॉयड। चलिए, इतना समझने के बाद अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि सेंट्रॉयड की लोकेशन कैसे फाइंड आउट किया जाए। सेंट्रॉयड की लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो सेंट्रॉयड की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए समझते हैं। सेंट्रॉयड की अगर लोकेशन फाइंड आउट करनी है हमको, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सेंट्रॉयड की लोकेशन फाइंड करनी है तो देखिए, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, एक रेफरेंस लाइन। भाई सेंट्रॉयड का मतलब क्या, 2D मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमने क्या कर लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया आर्बिट्री। टोटल एरिया इस बॉडी कितना है, टोटल एरिया में मान लिया कैपिटल ए है, ठीक है, टोटल एरिया क्या है इसका, कैपिटल ए है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है सेंट्रॉयड का लोकेशन निकालना है, लोकेशन ऑफ सेंट्रॉयड। यानी किसी भी प्लेन का हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पर टोटल एरिया काम कर रहा होगा। तो फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि इसका रेफरेंस क्या है। रेफरेंस लाइन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सेंट्रॉयड तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, कहीं से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये मान लिया एक्स एक्सिस और ये मान लिया इसको वाई एक्सिस, ठीक है। टोटल एरिया क्या मान लिया, कैपिटल ए मान लिया, और मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहाँ पर टोटल एरिया काम कर रहा है, जहाँ पर टोटल एरिया काम कर रहा है। ये हमने मान लिया, हमें निकालना है फिलहाल, ठीक है, मैं मान लिया भी, निकालना है मुझे। तो मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पर सेंट्रॉयड का मतलब ये है कि हमें फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा वो पॉइंट जहाँ पर टोटल एरिया काम कर रहा होगा। एरिया है तो क्या आएगा, एरिया है तो 2 लेंथ मिलेगी, एक x मिलेगा और एक y मिलेगा, एक x मिलेगा और एक क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो x बार क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस है, और सिमिलर y बार क्या है, x एक्सिस से डिस्टेंस, तभी तो हमको पॉइंट मिल पाएगा, तभी तो मैंने एक्सिस माना हुआ है। तो मैंने क्या किया, एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया, एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस है, वो कितना है, x1 है। सिमिलर इसी के बगल में मैंने दूसरा एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसका डिस्टेंस क्या है, x2, ठीक। इस एलिमेंट का जो एरिया है वो A1 है, इस एलिमेंट का जो एरिया है वो A2 है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर हम ऐसे ही डिफरेंट छोटे छोटे एलिमेंट का एरिया लेते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, एंड सो ऑन n तक जाएंगे, ठीक है। जब हम मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट करेंगे किसका, हर एक एलिमेंट का। मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड करेंगे हर किसका, एलिमेंट का। कहाँ से, y एक्सिस से, कहाँ से,
वाई एक्सिस से। तो मोमेंट ऑफ एरिया जब फाइंड आउट करेंगे हम हर एक एलिमेंट का वाई एक्सिस से, फिर क्या करेंगे, उनका समेशन निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? समेशन निकाल देंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे यहाँ पर लोकेशन फाइंड आउट करना है सेंट्रॉइड का, इस पर्टिकुलर कोई भी बॉडी है, तो मैं क्या करूँगा, मोमेंट फाइंड आउट करूँगा, मोमेंट ऑफ एरिया ऑल, मोमेंट ऑफ एरिया निकाल रहा हूँ। किसका निकाल रहा हूँ? मोमेंट सारे एलिमेंट का निकाल रहा हूँ, सारे जो स्मॉल एरिया एलिमेंट का एरिया है उस सबका निकाल रहा हूँ। ठीक है, मोमेंट ऑफ ऑल स्मॉल एरिया, मोमेंट ऑफ ऑल स्मॉल, क्या लिखना है, मोमेंट ऑफ ऑल स्मॉल एरिया, मोमेंट ऑफ ऑल स्मॉल एरिया, ठीक है, छोटे एरिया का क्या निकालना है? मोमेंट निकालना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ ऑल स्मॉल एरिया अबाउट वाई एक्सिस। किसके अबाउट निकाल रहा हूँ मैं? वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, an xn। ठीक है, ये क्या निकाल लिया आपने? मोमेंट ऑफ ऑल स्मॉल एरिया अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि आपने क्या किया, मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट किया हुआ है, उस एरिया का, हर एक स्मॉल एरिया का मोमेंट फाइंड आउट किया हुआ है वाई एक्सिस से। ठीक है, और क्या कर दिया? समेशन कर दिया। क्या कर दिया? समेशन कर दिया है। उसके बाद अगर मैं मोमेंट फाइंड आउट करूं किसका? टोटल एरिया का। क्या फाइंड करूं? मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट करूं, तो मोमेंट ऑफ एरिया किसका निकाल रहे हो? मोमेंट ऑफ एरिया टोटल एरिया का। किसका निकाल रहे हो? टोटल एरिया, कैपिटल ए क्या है? टोटल एरिया है। किसके अबाउट निकाल रहे हो? अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी एरिया मल्टीप्लाई बाई एक्स बार। बात समझ में आई? अब यहाँ पर वेरिगॉन्स थ्योरम क्या करता है? वेरिगॉन्स थ्योरम क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ समेशन ऑफ ऑल स्मॉल एरिया, मोमेंट ऑफ ऑल स्मॉल एरिया, ठीक है, या मोमेंट ऑफ ऑल स्मॉल एरिया अबाउट वाई एक्सिस, इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट वाई एक्सिस। यानी कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ स्मॉल एरिया, इट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट वाई एक्सिस। ओके, मतलब वेयर algebraic sum of the moment of area about y axis, it is equal to the moment of total area about y axis। मतलब कहने का ये है कि algebraic sum of moment of small area, it is equal to moment of total area about y axis। algebraic sum of moment of small area about y axis इक्वल किसके हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट वाई एक्सिस। मतलब कहना कि जिस पॉइंट या जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, हर एक छोटे एलिमेंट का, छोटे कहते हैं स्मॉल एरिया का, वो आपका इक्वल होगा टोटल एरिया के, लेकिन उस टोटल एरिया का भी जो मूवमेंट आना चाहिए उसी पॉइंट के अबाउट निकालिए, जिस पॉइंट के अबाउट आप सब टोटल स्मॉल एरिया का फाइंड आउट कर रहे हैं मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस
एंड सो ऑन, इट इज इक्वल टू टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाई एक्स बार। एरिया मल्टीप्लाई बाई वो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस के अबाउट निकालना है हमको, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो इसके पॉइंट को निकालना था। तो A1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, A3 के लिए हो जाएगा x3 हो जाएगा, और टोटल एरिया कहाँ, टोटल एरिया A हो गया। तो मान लिया कि टोटल एरिया जो है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना x बार है। अभी मुझे डिस्टेंस नहीं पता, वो मैं निकाल सकता हूँ। तो टोटल एरिया का डिस्टेंस, टोटल एरिया जो काम कर रहा है वो इस पॉइंट पर काम कर रहा है, ऐसे एज्यूम कर लिया, और उसकी डिस्टेंस कितनी है, y एक्सिस से x बार है। तो यहाँ से अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा x बार, इट इज इक्वल टू, मैं लिख पाऊँगा A1 x1 प्लस A2 प्लस x2 एंड सो ऑन, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से x बार इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा A1, सिग्मा A इंटू एक्स, सिग्मा A इंटू एक्स डिवाइड बाई टोटल एरिया, डिवाइड बाई टोटल एरिया। तो यहाँ से हमने क्या किया कि एक वो पॉइंट फाइंड आउट कर लिया y एक्सिस से जहाँ पर सेंट्रॉइड काम कर रहा होता है। अगर सिमिलर हम x एक्सिस से देखेंगे, सिमिलर अगर x एक्सिस से देखेंगे हम, सिमिलर ऐसे ही देखना है आपको, तो क्या करना होगा, यहाँ पर एक एलिमेंट लेना होगा, ठीक है, एक एलिमेंट यहाँ पर ले लिया हमने और इसको बोल दिया क्या, A1, सिमिलर फिर एक एलिमेंट और ले लिया, इसको हमने बोल दिया A2। तो यहाँ से कहाँ से निकालना है, y डिस्टेंस से निकालना है। तो यहाँ तक हो गया y1, यहाँ से जो डिस्टेंस हो गया y2, ऐसे कहाँ तक जाएगा, yn तक जाएगा। कितने एरिया हो जाएंगे, an एरिया हो जाएंगे टोटल। जब आप साइन सॉल्व करोगे तो सिमिलर कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम जब y बार निकाल रहे होंगे तो क्या लिख सकते हैं, यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि मोमेंट ऑफ स्मॉल एरिया, मोमेंट ऑफ ऑल स्मॉल एरिया अबाउट x एक्सिस, किसके अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस, इट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट x एक्सिस। ठीक है, अब इसे यहाँ पे लिखा हुआ है y, वहाँ हो जाएगा x, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी x1 वहाँ क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। तो क्या लिख पाएंगे, A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, an yn, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाई y बार जहाँ से फाइंड आउट करोगे तो क्या मिल जाएगा, A1 मल्टीप्लाई बाई y1 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाई y2 एंड सो ऑन डिवाइड बाई टोटल एरिया। तो यहाँ से मैं y बार लिख पाऊँगा सिग्मा A1 y1 डिवाइड बाई a। अब देखो मैं सिग्मा का साइन का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा हुआ ना ये a इंटू एक्स, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 x1 प्लस A2 x2 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, an और xn तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी शेप का, किसी भी अगर पर्टिकुलर जो भी शेप होगा बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, सर्किल हो, तो उसका हमें अगर सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, आप इस लेक्चर को, ये बेसिक लेक्चर था, किसी भी शेप का अगर मुझे सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना हो, ठीक है, सेंट्रॉइड, आई थिंक सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप एक बार और समझिए, इस वीडियो को एक बार और देखिए, देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी के कुछ डेरिवेशंस हैं वो उसको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।